हेलो स्टूडेंट्स, +2 क्लास के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में अंतर, रोकड़ बही और प्राप्ति और भुगतान खाते में अंतर। तो ये हम दोनों टॉपिक पढ़ चुके हैं। कैश बुक हम पिछली +1 क्लास में पढ़ चुके हैं और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमने अभी किया था। तो ये आप दोनों में डिफरेंस का क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेना, कर सकते हो इसको आप। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या आय और व्यय खाता। तो यह खाता बिल्कुल लाभ कमाने वाली संस्थाओं के लाभ हानि खाते के समान होता है और वर्ष के अंत में ये जानने के लिए बनाया जाता है कि चालू खर्चे चालू आय की तुलना में कम हुए या अधिक। अन्य शब्दों में ये संस्था की विशेष अवधि की क्रियाओं के परिणामस्वरूप हुए अधिक या कमी को प्रकट करता है। यह खाता ठीक उसी प्रकार से बनाया जाता है जिस प्रकार व्यापारिक संस्थाओं में व्यापारिक और लाभ हानि खाता बनाया जाता है, अर्थात उचित समायोजनों को करते हुए समस्त आयगत व्यय और हानियां इसके डेबिट में लिखते हैं और समस्त आयगत आय और लाभ इसके क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। इस खाते का अंतिम शेष आधिक्य या सरप्लस या कमी या डेफिसिट को प्रकट करता है, अर्थात यदि क्रेडिट पक्ष डेबिट पक्ष से अधिक हो तो आय का व्यय पर आधिक्य प्रकट होता है। इसके विपरीत अगर डेबिट पक्ष अधिक हो तो व्यय का आय पर आधिक्य कहलाता है। यानी कि जैसे हमने +1 क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया था उसी तरह से हम आय और व्यय खाता बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमारा सारे के सारे खर्चों से रिलेटेड था और इनकम से रिलेटेड था। तो ऐसे ही हमारा जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें कोई भी संस्था जब हम बनाते हैं चलाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पैसा हमारे पास आएगा और कुछ ना कुछ पेमेंट्स हमें करनी पड़ती हैं। तो जितना भी पैसा हमारे पास आएगा वो सारी हमारी आय कहलाएगी और जितने भी खर्चे हमने करने हैं वो सारे हमारे व्यय कहलाएंगे। तो जितने भी हमारे व्यय हैं उनको हम डेबिट साइड में दिखाते हैं और जितने भी आय है उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। फिर दोनों साइड का बैलेंस जो है हमेशा कभी मिलेगा नहीं आपका। रेयर केस हो सकता है कि मिल जाए लेकिन वैसे मिलता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम ज़्यादा होगी, कहीं ना कहीं आपके खर्चे ज़्यादा होंगे। तो अगर आपकी इनकम ज़्यादा है खर्चे कम है तो उन दोनों का बैलेंस जो आएगा उसको हम सरप्लस या अधिक्य कहेंगे। और अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं इनकम कम है तो उसको हम डेफिसिट या कमी के रूप में दिखाते हैं और तब अकाउंट को क्लोज कर देते हैं उतनी अमाउंट से बैलेंस बराबर करके। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय तथा व्यय खाता। इस खाते की विशेषताएं क्या है? सबसे पहले है नेचर ऑफ अकाउंट, खाते की प्रकृति। पीछे भी बोला था मैंने कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी अकाउंट के लिए और क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछ लेते हैं। तो ये जो आपका अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे अगर नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग ही हम इसमें क्या करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी कि डेबिट साइड में सारे के सारे खर्चे और हानियाँ लिखेंगे और क्रेडिट साइड में सारे के सारे इनकम और लाभ लिखेंगे। तो सेकंड पॉइंट है इस खाते में लिखी जाने वाली मदों की प्रकृति। इस खाते में कोई भी पूंजीगत मद नहीं लिखी जाती। ये बात हम बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं ऊपर मीनिंग में भी कि इसमें जो है पूंजीगत मदें नहीं आती हैं, सिर्फ आयगत मदें ही आती हैं। जैसे कि फर्नीचर के विक्रय से प्राप्त हुई राशि इस खाते में नहीं लिखी जाती, परंतु फर्नीचर के विक्रय से लाभ या हानि को इस खाते में लिखा जाता है। मोटा मोटा सा आप समझ लो कि पूंजीगत मदें होती हैं जो एक साल के मतलब एक बार ही जिसके ट्रांजैक्शन होता है, काफ़ी लंबे टाइम के बाद जिसका ट्रांजैक्शन होता है। बट जो डेली की या एक साल के अंदर होने वाली आपकी एक्टिविटीज़ हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम आयगत मदें कहते हैं। तीसरा आ जाता है आपका रोकड़ के प्रारंभिक और अंतिम शेष को ना लिखा जाना। इस खाते में रोकड़ के आरंभिक और अंतिम शेष नहीं लिखे जाते, यानी कि जो कैश इन हैंड वगैरह होता है आपका और क्लोजिंग बैलेंस होता है कैश का, तो उसको हम इस खाते में नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका समायोजन। वो समस्त समायोजन जो लाभ हानि खाता बनाते समय किए जाते थे आय व्यय खाता बनाते समय भी किए जाते हैं, जैसे कि ह्रास, अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय इत्यादि। ठीक है, ये सारे के सारे हम डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अर्नड इनकम वगैरह ये सारे हम +1 क्लास में कर चुके हैं। तो वो सारी की सारी एडजस्टमेंट भी हमने इसमें करके दिखानी है। फिफ्थ पॉइंट है इसमें केवल चालू अवधि के आय व्यय लिखे जाते हैं, यानी कि करंट ईयर से ही रिलेटेड है, ये करंट ईयर के ही लिखे जाते हैं। इसमें पिछले साल के या नेक्स्ट ईयर के हम इसमें नहीं लिखते कुछ भी ट्रांजैक्शन। सिक्स्थ पॉइंट है आपका उद्देश्य। इस खाते का अंतिम शेष अधिक्य या कमी को प्रकट करता है। यदि इसका क्रेडिट पक्ष डेबिट पक्ष से अधिक है तो यह अधिक्य प्रकट करता है और यदि इसके विपरीत डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष से अधिक है तो ये कमी को प्रकट करता है। अधिक्य को पूंजी कोष में जोड़ दिया जाता है और कमी को इसमें से घटा दिया जाता है। यानी कि जो हमने ऊपर मीनिंग में किया था, अगर आपके पास सरप्लस आता है तो उसको कैपिटल फंड में जोड़ देंगे, अगर कमी आती है तो उसको कैपिटल फंड में से माइनस कर देंगे। ठीक है।